हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के संबंध में चर्चा करेंगे। या पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मोहम्मद गौरी कौन था, कहाँ से आया, ये इसने भारत पर कब कब आक्रमण किए, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि मोहम्मद गौरी भारत का पहला आक्रमण कब था, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण क्या था। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास में हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी की। ठीक है, मोहम्मद गौरी ये गजनी साम्राज्य, आपको याद होगा मैंने पिछली चर्चा में वीडियो में आपको बताया था कि मोहम्मद गजनबी के बारे में हमने चर्चा की थी। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला आक्रमणकारी अरबों से फिर तुर्की आक्रमण होता है और फिर उसके बाद में मोहम्मद जो महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करता है, वो आक्रमण इसलिए करता है, उसका उद्देश्य रहता है कि वो धन को लूटे और इस्लाम धर्म का प्रचार करे। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो होता है ये अपने उद्देश्य में परिवर्तन कर देता है और ये क्या करता है कि मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के जो प्रांत रहता है, गौर क्षेत्र जो गजनी के अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र पर शासन करते करते ये भारत के क्षेत्र पर भी शासन करना चाहता है। मतलब भारत के क्षेत्र पर भी शासन करना चाहता है। तो वहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि गौरी गद्दी पर बैठा, कब बैठा? तो 1173 ईस्वी में गौरी क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा। किसकी गद्दी पर बैठा? गजनी जो गौर क्षेत्र था उसकी गद्दी पर गौरी बैठा और वहां से उसने अपने साम्राज्य विस्तार का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसी को ध्यान रखते हुए देखिए, अब मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा मैप बताता हूं। इस मैप के अकॉर्डिंग यदि हम चर्चा करें तो हमें बराबर समझ में आएगा कि मोहम्मद गौरी उस समय किस क्षेत्र में आक्रमण कर रहा था और किस क्षेत्र में कौन स्थित थे। तो ये हमारे लिए जानना भी जरूरी है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या हो रहा था कि इस समय की बात है, इस समय मैं आपको पूरा बना देता हूं। ये हमारा जो भारत है, इस वाले क्षेत्र को पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं, मतलब पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और यहीं से आपका क्या लगता है, अफगानिस्तान। तो गौर यहाँ वाला क्षेत्र था, गौर मतलब गजनी इस वाले क्षेत्र को कहा जा रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान। तो गौरी जो है, गौरी यहां से वो आता है और अपना सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ करता है। गौरी यहां से जब आगे बढ़ता है तो इस वाले क्षेत्र में 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ यहां आक्रमण करता है और मुल्तान के बाद में ही वह कुछ समय बाद 1178 देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है गुजरात का क्षेत्र है। इस गुजरात के क्षेत्र में भीम द्वितीय ये कह दे या मूल राज भीम द्वितीय या मूल राज का शासक होता है। ये एक चालुक्य शासक रहते हैं। तो भीम द्वितीय मूल राज का यहाँ पर रहता है राज। इस क्षेत्र में गौरी क्या करता है, शासन करना चाहता है। गौरी चाहता है कि वह भीम यानी कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और इस वाले क्षेत्र पर क्या करे, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करे। उसी में 1178 ईस्वी में वह आक्रमण करता है गुजरात पर। उसमें भीम द्वितीय जो है मूल राज, इसे क्या कर देता है, पराजित कर देता है। किसको पराजित करता है? गौरी की पराजय कहां पर हो रही है? गौरी की पराजय, तो गौरी की पराजय जो है ये आपके इस भीम द्वितीय मतलब मूल राज के पास में यहां पर हो रही है, जो यहां वाला स्थान जो हमने बताया गुजरात वाले स्थान में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि कई समय तक, कुछ वर्षों तक के गौरी को बंदी बनाकर मूलराज द्वितीय रखते हैं, भीम द्वितीय रखते हैं और उससे युद्ध नीति के बारे में जानकारी लेते हैं। परंतु क्या करते हैं कि भीम द्वितीय गौरी को आजाद कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। ठीक है, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन यही छोड़ने की गलती जो भूल हुई थी, कुछ इतिहासकारों का मानना होता है कि ये जो गलती की थी भीम द्वितीय ने, जो भारत के लिए बहुत ही भारी पड़ी।
यदि गौरी को जीवित ना छोड़ते तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, यहाँ पर कोई धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे आक्रमणकारी के द्वारा शासन स्थापित नहीं होता, जो लगभग 1707 तक के मुस्लिम साम्राज्य चला, जिनमें हम पढ़ेंगे। तो आगे हम यहाँ की स्थिति देखें तो इस वाले क्षेत्र में एक आता है यहाँ पर अजमेर, और यहाँ आता है दिल्ली, और यहाँ पर आता है अजमेर। जो अजमेर है, अजमेर में आपके पृथ्वीराज चौहान नाम का शासक यहाँ पर शासन कर रहा होता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान नाम का एक शासक यहाँ पर शासन कर रहा होता है। वहीं पर ये दिल्ली देखिए, दिल्ली से प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली की स्थापना किसने की, तो दिल्ली की तोमर वंशी लोगों ने की है। तोमर वंशी, ठीक है, तोमर वंशीय शासक कौन थे, अनंतपाल याद रखना, अनंतपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की है। क्योंकि अनंतपाल तोमर जो है पृथ्वीराज चौहान के नाना लगते थे, ठीक है, तो अनंतपाल का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, और इस तरह अजमेर और दिल्ली का क्या हो गया, उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान हुआ। इस क्षेत्र में राजपूत राजाओं का क्या था, उत्तर भारतीय क्षेत्र में शासन हुआ करता था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि गौरी क्या करता है कि नेक्स्ट जब वो, इसी दौरान हम पृथ्वीराज चौहान को भी पढ़ ले थोड़ा सा, कि पृथ्वीराज चौहान भारत का एक अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है, जिसने दिल्ली पर शासन किया। जो पृथ्वीराज चौहान है, ये लगभग 1183 के लगभग में, कब की बात कर रहा हूँ, 1183, यदि मैं सही हूं तो 1183 के लगभग में महोबा नाम का स्थान, बहुत ध्यान रखना, महोबा भी कहते हैं, या इसको महोबा भी कहते हैं, इस तरह से महोबा, जिसको अभी वर्तमान में हम जो सतना वाले क्षेत्र जिसको कह रहे हैं, जहां पर मैहर वाला क्षेत्र, ठीक है, तो महोबा क्षेत्र पर क्या कर देते हैं, आक्रमण करते हैं ये, और इस महोबा क्षेत्र को जीत लेते हैं। महोबा क्षेत्र के राजा जो होते हैं वो होते हैं परमार्दी देव, ठीक है, परमार्दी देव, और ऊपर से इनके जो दो संरक्षक होते हैं, आला और उदल, ठीक है, आला और उदल जो है ये हमारे लोक संस्कृति के अंतर्गत लोक साहित्य, लोक गीत और कथाओं में प्रचलित है। आला उदल जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, सभी लोग जानते होंगे। और परमार्दी देव, ठीक है, परमार्दी देव, यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आला खंड की रचना किसने की है, तो आला खंड की इसी दौरान हुई रचना, जागरिक ने इस दौरान आला खंड की रचना की है। कई वीरता पूर्वक इसमें दोहे लिखे गए हैं, आला उदल की कहानी है। तो परमार्दी देव, यहाँ पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे, जीत गए थे इस दौरान, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान से भीम, द्वितीय, मूलराज याद रखना, गौरी, ठीक है। अब क्या होता है कि इस क्षेत्र में करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस क्षेत्र के पंजाब के भटिंडा, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखनेगा, भटिंडा, पंजाब के भटिंडा, जिसको हम कहते हैं तेवर, ठीक है, पंजाब के भटिंडा वाले क्षेत्र, तवर हिंद भी कह सकते हैं, तवर हिंद वाले क्षेत्र में क्या कर देते हैं, पृथ्वीराज अपना शासन स्थापित करते हैं, ठीक है, वहां पर उनका किला होता है, या जो भी है, आप ये मानिए कि पृथ्वीराज के क्षेत्र में आता था ये तवर हिंद भटिंडा। जबकि गौरी क्या करता है, इस क्षेत्र को जीतते जीतते वहां भी इस क्षेत्र पर क्या करने लगता है, अधिकार करने लगता है, अपना अधिकार स्थापित करने लगता है। इसी के कारण गौरी और पृथ्वी के बीच में क्या होने लग जाता है, एक लड़ाई, एक युद्ध की बात आ जाती है, ठीक है। तो गौरी और इनके बीच में एक युद्ध की बात आ जाती है, कहां पर, तो अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तराइन नामक स्थान पर, ठीक है। तो पहली बात कर रहे हैं तराइन, ठीक है, तराइन नामक स्थान पर, ठीक है। तराइन ये जो क्षेत्र है ये करनाल में आता है, करनाल, ठीक है, करनाल या करनाल के आसपास वाला क्षेत्र जो है वो तराइन वाला क्षेत्र आता है। इस तराइन से आपके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ है तराइन क्षेत्र, तो आपको बताना है कि ये हरियाणा वाले क्षेत्र में आता है। तो करनाल, तराइन का युद्ध यहाँ पर होता है किस किस के बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पृथ्वीराज वर्सेस गौरी, ठीक है। अब ये कब होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, 1191 ईस्वी में। बहुत बार एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से आपको याद रखना है। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में यह युद्ध होता है, जो एक तरह से पृथ्वी इस युद्ध में जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत जाते हैं। ये भयंकर युद्ध में पृथ्वीराज जीत जाते हैं, गौरी की पराजय हो जाती है। गौरी अपना जो हथियार है पृथ्वीराज के चौहान के नीचे डाल देते हैं और पृथ्वीराज अपनी उदारता के कारण उसे जीवित छोड़ देते हैं, जो पृथ्वीराज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, देखिए पृथ्वीराज चौहान इस क्षेत्र में पहला तराइन का युद्ध जीत गए और बेखौफ होकर वहां उत्तरी भारतीय क्षेत्र में राज्य करने लगे। लेकिन अपने प्रतिशोध के लिए गौरी वापस अपनी गजनी गया और उसने 1 लाख से भी अधिक बहुत सारी जनता, बहुत सारी सेना को उसने इकट्ठा करके दूसरे साल, अगले ही एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न है तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता, तो स्वाभाविक सी बात है प्रथम युद्ध में जीते कौन, पृथ्वीराज चौहान, इसीलिए द्वितीय युद्ध हुआ, गौरी इसीलिए आया। तो दूसरा युद्ध जो था वो पृथ्वीराज और वर्सेस कौन था, आपका गौरी ही था। इसमें किसकी विजय हुई, तो इसमें विजय हुई आपके गौरी की, मोहम्मद गौरी इसमें जीत गए। अब इसमें मोहम्मद गौरी क्यों जीते, इसमें गौरी जीतने के लिए ये कारण ये था कि उत्तरी भारत में अनेकों राजवंशों, अनेक राजवाड़ों, छोटी छोटी रियासतों का शासन था। यहाँ पर जो राजपूत शासक थे वे कोई भी एक नहीं थे, सब अलग अलग थे, कोई भी अपने एकता के साथ में नहीं थे, जिसका फायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया। यहाँ पर सहयोग प्राप्त किया, इस तरह के द्वितीय युद्ध में सहयोग प्राप्त किया उन्होंने जयचंद का। ठीक है, अब आप बता दे रहे हैं ये जयचंद वही है जो कन्नौज का शासन है, यहाँ पर कन्नौज वाला क्षेत्र है। मैं आपको बताऊंगा कि जयचंद ने तराइन का द्वितीय युद्ध में गौरी की मदद की थी। जब गौरी की मदद की तो उसी के दौरान ये क्या है, गौरी जीत गए, पृथ्वी हार है। जयचंद का गौरी की मदद न करने के पीछे कारण था कि उनकी पुत्री से इनका एक वैवाहिक संबंध भी हुआ था, जिसको चोरी के कारण या फिर तो संयोगिता संबंध से उसे उठाकर लेके गए थे, ऐसी भी कहानी हमें पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ पर गौरी जो है जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब पृथ्वीराज चौहान हारता है तो वो वहां से भाग जाता है। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, इस क्षेत्र से भाग जाते हैं और वे कहां पर पकड़ाते हैं, सरस्वती नदी के किनारे, जिसे अभी घाघर अब लुप्त हो गई हैं, वहां पर पकड़ाए जाते हैं। कुछ समय तक के शासन छोड़ भी देते हैं गौरी और उन पर राजद्रोह का शासन लगाकर आप पर क्या कर देते हैं, इस पर राजद्रोह का भी शासन आरोप लगा दिया जाता है और पृथ्वीराज को फिर से मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि क्या होता है कि हमने कई किताबें पढ़ी हैं और कई हमने अलग अलग कहानियों में सुना है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने तीर से मार दिया, जिसके जो उनके जो चंद्रवर्द पृथ्वीराज रासु जिसकी रचना चंद्रवर्दाई ने की है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है कि एक बार वो दरबार में बुलाते हैं, आंख अंधी कर देते हैं पृथ्वीराज को और गौरी कहते हैं कि शब्द वेदी बाण चलाओ। तो वहीं पर चंद्रवर्दाई कहते हैं कि 4 बांस, ऐसा ही एक उनको एक कविता के माध्यम से बताते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल 8 प्रणाम जो है ताकि ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। ऐसी एक हमने किदवंती पढ़ी है जो इस टॉपिक से बिल्कुल नहीं है, एक कहानी के रूप में है, वास्तविकता नहीं। जबकि गौरी जो है, गौरी की मृत्यु जो होती है वो कब होती है, वो 1206 ईस्वी में जब वह भारत से लौटता है गजनी की तरफ, तब होती है उसकी खोखरो का युद्ध होता है लास्ट 1206 में, उस दौरान उसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जो हमें एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वही वाली चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो अब 1100 यहाँ तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन फर्स्ट, ठीक है, तराइन सेकेंड दोनों युद्ध हो गए। तराइन फर्स्ट कब हुआ, 1191 में, और तराइन द्वितीय हुआ 1192।
अब कुछ समय बाद में गौरी फिर लौटता है भारत में। यहाँ पर क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ शासन करने के लिए कर देता है। तो गौरी यहाँ पर आता है फिर 1194 ईस्वी में, फिर वो यहाँ आता है कन्नौज पर। ठीक है, कन्नौज पे गढ़वाल शासक का शासन होता है। गढ़वाल शासक, ये वही कन्नौज है जिस पर हर्षवर्धन ने शासन किया था। कन्नौज पर यहाँ पर आक्रमण होता है और यहाँ के शासक जो होते हैं वो जयचंद होते हैं। ठीक है, अब इस जयचंद के खिलाफ गौरी युद्ध करते हैं, जयचंद पराजित होते हैं और गौरी फिर क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, गौरी इस दौरान भी क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। कहाँ होता है ये, यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर कन्नौज के पास में जयचंद को पराजित कर देते हैं और इसी युद्ध को चंदावर का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंदावर। मतलब याद रखना है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो है ये है जयचंद वर्सेस गौरी। ठीक है, जयचंद वर्सेस गौरी जो है चंदावर का युद्ध होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें किसकी विजय होती है, गौरी की विजय होती है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी होते हैं, ये इनका एक सेनापति होता है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जो होता है ये क्या करते हैं, इन्हें दक्कन की इन्हें बंगाल की ओर भेज दिया जाता है। तो ये बंगाल की तरफ जाते हैं, जिसमें नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ये तहस-नहस कर देते हैं और इनके जो रिकॉर्ड होते हैं, जो हमारा इतिहास की किताबें होती हैं, उनको वो जला देते हैं। ये माना गया, ये पता चलता है इतिहास से कि 6 महीनों तक के नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय में आग लगाई थी, वो 6 महीनों तक के जलती रही थी। तो बख्तियार काकी जो थे, इन्होंने क्या किया कि जो सेन शासक, अंतिम सेन शासक, जहां पर ये इस सारे क्षेत्र में, इस बंगाल क्षेत्र में अंतिम जो सेन या कह देती सेन शासक थे, वो थे लक्ष्मण सेन जो थे यहाँ पर शासन करते थे। और बख्तियार काकी ने इस बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र पे भी गौरी के अंतर्गत यहाँ सत्ता स्थापित करवा दी। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या होता है कि अंतिम बार 1206 में पुनः गौरी वापस लौटते हैं, गजनी चले जाते हैं, गौरी फिर वापस आते हैं। कब आते हैं, तो गौरी वापस आते हैं 1206 के लगभग में, पहले ही आ जाते हैं। और अंतिम उनका युद्ध होता है, अंतिम युद्ध जो है वो होता है खोखरो के विरुद्ध में। ठीक है, के विरुद्ध में ये युद्ध होता है और गौरी की यहाँ पर क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और अंततः गौरी गजनी की ओर जब रुख करता है तो उन्हें रास्ते में कुछ लोगों के द्वारा उस गौरी की हत्या कर दी जाती है। वह 30 वर्ष की आयु के लगभग में इसकी कहा जाता है कि बहुत समय तक यह जीवित भी रहा और इसने भारतीय क्षेत्र में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की और अपने एक विश्वासप्रद उत्तराधिकारी गुलाम जो शासक था, जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको क्या किया, भारत की सत्ता स्थापित करने का मतलब राजपाट कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और गौरी क्षेत्र चला गया। तो यहाँ से एग्जाम में मोहम्मद गौरी के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको गौरी के बारे में मैप से थोड़ा सा बताने का प्रयास किया, लेकिन हम शॉर्ट में एक चीज देख लेते हैं कि जो गौरी है वो 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। याद रखना, गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1173 के बाद में वो क्या करता है, 1175 में, ठीक है, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर के ऊपर आक्रमण करता है। 1178 ईस्वी में वह आपके गुजरात वाले क्षेत्र पर करता है, लेकिन भीमद्युति क्या करते हैं, भीमद्युति इनको पराजित कर लेते हैं और कुछ समय के लिए बंदी बना लेते हैं। फिर 1191 में भी क्या करते हैं, ईस्वी में आपके तराइन का प्रथम युद्ध हार होती है, गौरी पराजित होते हैं और पृथ्वी विजय। ठीक है, उसके बाद में 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, गौरी विजित होते हैं, गौरी की विजय होती है। ठीक है, 1194 ईस्वी में
चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध, इसमें भी गौरी की विजय होती है। 1206 खोखरो के विरुद्ध, है ना, गौरी विजय, और अंततः गौरी लौट जाता है और 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो पहला प्रश्न ये कि पहला आक्रमण गौरी ने कब किया, तो पहला आक्रमण भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ किया, वहीं पर अंतिम जो है 1206 में किया। दोस्तों यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा मध्यकालीन इतिहास में गौरी से प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने गौरी और पृथ्वी के बारे में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हो तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। नमस्कार।